Hello friends, welcome to the Hindu daily editorial and current affair analysis. Today at the 25th of the August 2023, we will discuss the editorial published in the Hindu. तो आज है 25 अगस्त 2023 और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल को। इसमें एक एडिटोरियल है इंडिया G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन अफ्रीकन रेनेसेंस और दूसरा है द रियल पर्पज ऑफ द मेडिकल कॉलेज। तो इसमें देखा जाए G20 और जो है इसके वजह से भारत का क्या फ़ायदा हो सकता है, साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रियों में पुनर्जागरण की स्थिति आ सकती है। दूसरी जो इसमें बात चर्चा की गई है द रियल पर्पज ऑफ द मेडिकल कॉलेज। रियल पर्पज हमारे देश में मेडिकल कॉलेज का जो था वो है नहीं। इसके रूप में एक उदाहरण देखा जाए तो केरला, जिसको भारत में सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के रूप में माना जाता है, केरला प्रोवाइड करता है, वहाँ पर एक बहुत ग्रेव कंसर्न वाला मामला आया है कि एक महिला के पेट में 1 साल से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए थे। उस महिला का ऑपरेशन 1 साल पहले हुआ और वहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसके पेट में पड़े हुए हैं 1 साल से। अब वो महिला काफ़ी परेशान थी, अब जा कर के पता चला है कि उसके साथ ऐसी समस्या है। इस तरीके से देखा जाए तो जो मेडिकल फैसिलिटी है ये प्रोवाइड तो हो रही है, लेकिन उसका एक्सपेंशन भी हम देखते हैं कि न्यूज़ में आता रहता है। हर यूनियन गवर्नमेंट पर, चाहे हर स्टेट अपने अपने लेवल पर काम करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए ये जो स्टेट जो है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल तो खोल रहे हैं, लेकिन जैसा कि देखा जाए कि उनके जो डेंटल कॉलेजेज हैं वो उसमें सीटें नहीं फुल हो रही हैं। तो यहाँ पर जो मेडिकल सिस्टम में कुछ नेग्लिजेंस की कंडीशन देखने को मिल रही है, लापरवाही देखने को मिल रही है, या जो उनकी जो सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे का 2 कारण मेन रूप से दिया जा सकता है कि 2019 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाए और लगभग हर राज्य को कम से कम एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स या एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना किया जाए, जिससे कि पब्लिक को जो है बहुत आराम हो और हेल्थ फैसिलिटी उनको आसानी से मिल सके। तो देखा जाए मेडिकल कॉलेज जो है जो होते हैं उनका जो है एक्चुअली डुअल पर्पज होता है, 2 काम है। मेडिकल कॉलेज वो एक्चुअल में एक इंस्टीट्यूट है। देखा जाए तो उनका प्राइमरी जो फॉरमोस्ट पर्पज है वहाँ एजुकेशनल रोल बनाया गया है, यानी उनको वहाँ पर पढ़ाई होगी जो MBBS, MD एट्सेट्रा की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ उन बच्चों की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी हो जाती है। मेडिकल कॉलेज की सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी उपलब्ध होती है और वहाँ पर जो है डेली डिफरेंट प्लेस से, डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट एज ग्रुप से, डिफरेंट तरीके बीमारियों वाले लोग आते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट करते हैं, रोगियों की देखभाल करते हैं, वही जा कर के अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि डे टू डे उनको एक्सपीरियंस मिलता है, वही एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है, फिर आगे जाकर हमारे एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो दूसरा रोल है एक्चुअली उनका कि जो मेडिकल कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ लोगों के ट्रीटमेंट करना, क्योर करना, मेडिकल क्योर ऑफर करना मेन पर्पज है। तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया कि हमारे देश में जो है कुछ जो सिस्टम है उस सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम के ख़राब होने की वजह से ही बहुत बड़ी समस्या आ गई है। इसके साथ साथ देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज में कुछ मिथ ये रखे गए हैं कि अगर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बना देंगे तो वहाँ पर जो है हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों को जो है आराम से अपने लोगों का इलाज करा सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में देखने को मिलता नहीं है। वहाँ पर एक्चुअल में रियल इस्टेट सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें खुल जाती हैं, बहुत सारे जो है मॉल वगैरह खुल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो हेल्थ की जो एस्पिरेशन से खोला जाता है उतनी हेल्थ फैसिलिटी मिलने रही। दूसरी मिथ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज होगा तो वहाँ के लोकल बच्चों को जो है एडमिशन आसानी से मिल सकेगा, जबकि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देश में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नीट के द्वारा होता है, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर ही होगा। तो जो ये कुछ मिथ हैं वो मिथ को दूर करने की आवश्यकता है और इंडियन सिस्टम में ये साफ साफ दिखता है कि इस मिथ का असर भी है। इसके अलावा देखा जाए तो आर्टिकल में मेन फोकस ये रखा गया है कि हमारे देश में सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है उन्हें प्रायोरिटाइज नहीं रखा गया है, उनको जो है प्रायोरिटी में रखने की आवश्यकता है और वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिससे कि क्यूरेटिव केयर वहाँ पर आसानी से किया जा सके और पब्लिक को उसको प्रीफर किया जाए, प्रायोरिटी में रखा जाए। तो यहाँ पर जो बात हो रही जो है सेकेंडरी केयर फैसिलिटी, टर्शियरी केयर फैसिलिटी, तो आइए एक नज़र हम देख लेते हैं एक्चुअल में ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी केयर फैसिलिटी होते क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी केयर क्या है, मेनली अगर आपको कोई भी समस्या छोटे स्तर पर हो जाए, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, छोटा मोटा चोट लग जाए, घाव लग जाए, तो इस तरीके की जो है अगर फिजिशियन से कंसल्ट करना है
तो जो छोटे इशू हैं उन्हें हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहेंगे। सेकेंडरी में क्या क्या आते हैं, जहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है, जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट हो, एंडोक्रिमिनोलॉजिस्ट हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, तो ऐसे लेवल पर अगर हमें स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है तो सेकेंडरी केयर फैसिलिटी कहलाएंगे। और अगर हमको इनसे भी आगे बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड चाहिए, डायलिसिस हो, हार्ट की सर्जरी करनी हो, ब्रेन से रिलेटेड हो, प्लास्टिक सर्जरी हो, तो टर्सरी में आते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर एडवांस कोई रिसर्च लेवल पर जाना हो, जैसे कि कोरोना जब बीमारी आया तो कोरोना एक्चुअल में वो क्वाटरनरी केयर के सिस्टम में चला गया, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च भी करना था, इलाज भी करना था। तो इस तरीके से ये कैटेगरी डिफरेंट बनाए गए हैं। तो जो राइटर हैं वो मेनली सेकेंडरी केयर फैसिलिटी पर जो है अपना फोकस रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर अच्छे से जो है लोगों के इलाज हो जाएंगे तो फिर वो टर्सरी में नहीं जाएंगे, और प्राइमरी से सेकेंडरी में तभी जाएं जब उसे रेफ़र किया जाए। ये जो है राइटर का कहना है। टर्सरी में देखा जाए तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास, डायलिसिस, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, सीवियर बर्न ट्रीटमेंट, कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट और प्रोसीजर, इस तरीके के केयर को वो रखते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइमरी में अगर कोई किसी व्यक्ति को जो अपने डोर स्टेप पर मिल जाते हैं फैसिलिटी, वो अगर आसानी से मिले और अगर वहाँ पर समस्या का समाधान न हो, तभी हम जा कर के सेकेंडरी में रेफ़र करें। और सेकेंडरी जो हेल्थ केयर है, जैसे मेडिकल कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, एम्स हैं, वहाँ पर जा कर के रेफरल केसेस को ही देखा जाए तो जो है ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन समस्या ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ पर फैसिलिटी ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लोग अपने मेडिकल कॉलेज या एम्स में ही पहुँचते हैं। टर्शियरी केयर की बात की जाए तो टर्शियरी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनको बहुत कम लोग, जैसा कि हमने देखा, बहुत ज़्यादा एडवांस हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर वह आवश्यकता अगर 30-35 लाख की कोई जो है डिस्ट्रिक्ट है, जो स्मॉल या मीडियम साइज का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर 1% लोगों को ही लगभग आवश्यकता पड़ती है, यानी 500 से 700 स्पेशलाइज्ड बेड हों तो मान सकते हैं कि 80 से 85 या 100% वो ऑक्यूपाइड होगा। इस तरीके से देखा जाए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो एक्सपेक्टेड जो फंक्शन है उनका वो रेफरल सिस्टम से आने चाहिए, लोअर फैसिलिटी से, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। इसके पीछे का मेन कारण है कि प्राइमरी स्तर पर हेल्थ केयर फैसिलिटी न तो सही स्पेशलिस्ट है और न ही वहाँ पर कोई सुविधा है। इस तरीके से रेफरल सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा पाता है, और इस तरीके से देखा जाए मेडिकल कॉलेज या एम्स पर भी एक ओवरलोड पड़ रहा है। इस तरीके से प्राइमरी को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके आगे देखा जाए कुछ मेडिकल कॉलेज हैं जो सेकेंडरी लेवल पर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट भी उनके पास हैं, जैसे कार्डियक केयर के लिए सर्जरी हैं, रेगुलर डायलिसिस करवाते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट जैसे काम वहाँ पर हो जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो कुछ तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और अगर लॉन्ग टर्म उन्हें सस्टेनेबल बनाने हैं तो सरकार को इस पर और भी फोकस करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देखा जाए सम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हिस्ट्री ऑफ रजिस्टरिंग द प्रपोजल टू कन्वर्ट टू मेडिकल कॉलेज एंड आर स्टिल डूइंग वेल इन पेशेंट केयर। तो कुछ मेडिकल कॉलेज कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो रजिस्टर भी करते हैं, वो विरोध भी करते हैं कि उनके उस जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया जाए, क्योंकि वो जो है पेशेंट केयर में ही स्पेशलिस्ट हैं। अब अगर वहाँ पर जो है उसको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो फिर वो डॉक्टर जो एक्चुअल में क्योर कर रहे थे, पेशेंट का इलाज कर रहे थे, वो पढ़ाने भी जाएंगे। तो हफ्ते में केवल एक दिन वो जो है डॉक्टर जो है पेशेंट से मिलेंगे और 3 दिन 4 दिन पढ़ाएंगे, 1-2 दिन रिसर्च में बिजी हो जाएंगे। तो एक्चुअल में स्पेशलाइजेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सभी हॉस्पिटल को हम मेडिकल कॉलेज बना देंगे तो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे वो पढ़ाने भी चले जाएंगे, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ आ सकती है कि वहाँ पर डॉक्टर की कमी हमें फेस करना पड़ेगा। इसके साथ देखा जाता है कि जो कुछ मेडिकल कॉलेज हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं कंट्री लेवल पर, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। इसके पीछे का यही कारण है कि प्राइमरी लेवल पर वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल न हो पाना, या दूसरा कारण है वहाँ पर जो है डॉक्टर की कमी है। तीसरा कारण है कि दवाइयाँ वो कमीशन की लिखते हैं या बहुत महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, और अगर वो दवाइयाँ फ़ायदा न करें तो बीमारी लंबी चली जाएगी, इसलिए भी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तो अगर देखा जाए करीब 80% केसेज ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में एडवांस में जाते हैं वो एक्चुअली वहाँ टर्शियरी सेंटर पर जा कर के इलाज कराने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लोग वहाँ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि कम टाइम में इलाज हो जाए, अदरवाइज हो सकता है ये लंबा खींच सकता है। तो पेशेंट जिनको प्राइमरी और सेकेंडरी में जाना चाहिए और
मेडिकल कॉलेज में रेफरल बेस पर जाना चाहिए वो वेल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके पीछे का मेन कारण ये है कि वहाँ पर मरीजों में विश्वास की कमी है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉस्पिटल हैं उसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाते हैं, इसलिए से लोग इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें आर्टिकल में ही मेन फोकस रखा गया कि हमें जो है द फेलियर ऑफ द स्ट्रेंथन सेकेंडरी लेवल केयर, तो सरकार इसमें फेल रही है सेकेंडरी लेवल को स्ट्रेंथन करने में, और इसे ही मेनली एड्रेस करने की आवश्यकता है। पॉपुलर वर्सेस पीपल सेंट्रिक पॉलिसी। अब यहाँ पर एक बात और आगे जाती है कि देखिए भारत में जो काम होता है वो एक्चुअल में पब्लिक पॉलिसी बनाने के साथ साथ वो जो है पॉपुलैरिटी के बेस पर भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो है हमेशा एक बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, इमेज बनाने, बहुत अच्छी छवि बनाने के लिए कि हम जो है हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में बना दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि अगर हम एम्स बना देंगे लेकिन वहाँ पर जो है कोई जांच की फैसिलिटी में केवल डॉक्टर ओपीडी में बैठेंगे, ये भी समस्या है। इसके अलावा देखा जाए जो मेडिकल कॉलेज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल में कन्वर्ट किया गया है, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पर एजुकेशन रिसर्च सेंटर सब स्थापित हो जाएंगे, तो प्रायोरिटी जो उनका था एक्चुअल में मरीजों को देखभाल करना, वो प्रायोरिटी में नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें एक पढ़ाना है और एक अच्छे डॉक्टर को प्रोड्यूस करना है। तो कंक्लूजन के रूप में हम यही कह सकते हैं कि हमें जो है इस बात को मिथ्स नहीं रखने चाहिए कि जो है अगर हम बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी बना देंगे तो एक्चुअल में सभी लोगों का इलाज हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बल्कि हमें जो है सेकेंडरी लेवल जो है क्यूरेटिव केयर हैं उन्हें और भी स्ट्रांग करने की आवश्यकता है, उन्हें स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, उसके लिए पब्लिक पॉलिसी बनानी चाहिए और एक बहुत अच्छे हेल्थ सिस्टम की आवश्यकता है। If this is done, it can be a strong regulator for the commercial private sector which survive on the less complex secondary care needs of the people। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर इसको रेगुलेट भी किया जाएगा तो जो कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर है हॉस्पिटल केस में जो बहुत पैसे छाप रहे हैं, लोग उसे तबाह हैं, उसके में भी सुधार आने की आवश्यकता है, उसमें सुधार होगी। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन अफ्रीकन रेनेसेंस। अगर भारत जो है इस समय भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और अफ्रीका के जो है लिए अगर भारत चाहे तो अपनी दोस्ती बढ़ा करके इस G20 के माध्यम से वहाँ पर पुनर्जागरण ला सकता है और भारत की भी जो है इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। जैसा कि हम जानते हैं 8-9 सितंबर 2023 को भारत में G20 समिट की मीटिंग होने वाली है और जो है ब्रिक्स की सम्मेलन भी 22, 23, 24 को जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो हम अफ्रीकन कंट्री को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो इससे पहले आइए हम देखते हैं कि G20 में जो है 20 ये ग्रुप कौन सा है, इसमें कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं। तो G20 जो है 19 देश और एक यूरोपियन जो है यूनियन का एक संगठन है और ये एक्चुअल में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। तो देखा जाए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम रखा है और साथ ही साथ इसमें जो देश हैं उन देशों के अलावा एक यूनियन भी है, यानी यूरोपीय यूनियन। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में देखा जाए तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन इसके जो है पार्टनर है। यानी G20 को देखा जाए तो ये एक ग्रुप है। एक्चुअल में इनका मेन पर्पज़ जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए था और ये यूरोपीय जो है इसको जो है सबसे पहले इसकी मीटिंग लीडर लेवल पर जो है 2008 में हुई। 1999 में इसकी स्थापना हुई तो वहाँ पर एक्चुअल में वित्त मंत्रालय स्पेशली डिफरेंट जो कंट्री थे उनके गवर्नर, जो जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, यानी जो वहाँ के सेंट्रल बैंक हुआ करते थे उन बैंकों के गवर्नर जो है आकर के मीटिंग करते थे या वित्त मंत्री मीटिंग करते थे। लेकिन इसको देखा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है, इसलिए 2008 में सबसे पहले समिट इसके आयोजित की गई लीडर लेवल पर, यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उस देश के आए। G20 की बात करें तो इसमें जो है पूरे दुनिया के करीब 85% GDP को कवर करता है और 2/3 पॉपुलेशन दुनिया यानी 67% आबादी तो केवल इस 20
जो है 19 देश और एक यू के जो मेंबर हैं इनके ही पार्ट को जो है इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो G20 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन के बाद ये ग्रोइंग सबसे बड़ा पोटेंशियल वाला इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है। तो G20 की बात की जाए तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है इसके रेफरेंस में जो इस आर्टिकल में अफ्रीका के बारे में बात की गई है कि अफ्रीका एक्चुअल में इसको हम जो है इतना जो है पिछड़ा हुआ महाद्वीप है जिसको ब्लैक कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये अपने पिछड़ेपन होने के साथ साथ देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े फोरम हो, चाहे G20 हो या ब्रिक्स हो, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में वो अपनी डिमांड को रख रहे हैं, जिसमें कि उनकी जो कुछ डिमांड है मल्टीलेटरल फोरा पर वो रख रहे हैं। अफ्रीका में कुल 54 कंट्री हैं और करीब करीब जो हम ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं, ग्लोबल नॉर्थ मतलब डेवलप्ड कंट्री, ग्लोबल साउथ मतलब अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री, तो उन सभी में से देखा जाए तो एक साउथ अफ्रीका एक देश है जो कि डेवलप्ड कंट्री है लेकिन वो ग्लोबल जो है अफ्रीका में है, साथ ही साथ G20 और ब्रिक्स दोनों में है, यूनाइटेड स्टेट में तो है ही। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक जो उसके पास बहुत बड़ी चैलेंज है कि अफ्रीका में एक्चुअल में जो साहेल रीजन है उसमें पार्टिकुलर पूरा अफ्रीका वैसे चैलेंजिंग है लेकिन साहेल रीजन जो सहारा का मरुस्थल है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखता है। वो अक्सर न्यूज में रहता है, या तो अपन जैसे वहाँ पर लीबिया में गद्दाफी की वजह से हो, चाहे अभी जस्ट नाइजर में जो है तख्ता पलट हुआ है, पिछले साल जो है वहाँ करीब करीब 6 देशों में तख्ता पलट हुआ है। इस तरीके से जो वहाँ पर बहुत सारे इस्लामिक टेरर, इंटरलिंकिंग, ट्राइबल स्क्रीमेज हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज तो है ही, रनवे जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन चल रहे हैं, अर्बनाइजेशन तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन इसके वजह से यूथ में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्राइम भी बढ़ रहे हैं, क्राइसिस भी बढ़ रही है और सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ रही है। इसके वजह से हमको देखने को क्या मिल रहा है कि वहाँ पर जो डिक्टेटरशिप को फ़ायदा हो रहा है। इसमें कुछ विदेशी ताकतों का भी योगदान है, जैसे फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट और रसिया का जो वैगनर ग्रुप है, ये लोग क्या करते हैं अपने मिलिट्री सपोर्ट देते हैं और उसके पीछे का इनका मेन पार्ट ये होता है कि इनका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्योंकि जैसे नाइजर में अभी कू हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, तो एक्चुअल में नाइजर में बहुत ज़्यादा यूरेनियम है, सेंट्रल अफ्रीकन में जो है गोल्ड है, लीबिया में आयल है। अमेरिका जो है लीबिया में गद्दाफी को जो है पद से हटाया, लेकिन उसके पीछे का कारण ये भी था कि अमेरिका का वहाँ को बहुत ज़्यादा ऑयल का एक्सप्लोरेशन करना भी था। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो सोशल पॉलिटिकल वहाँ पर डिसऑर्डर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ये जो है उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ को लोकतांत्रिक सिस्टम को डेवलप करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और जैसे लोकतांत्रिक सिस्टम डेवलप होता है कोई ना कोई जनरल्स, सेना का जनरल्स जो है आकर के सत्ता पलट कर देता है, जैसा कि अभी रिसेंट में नाइजर में हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे जनरल फिर से जो है कम बैक कर रहे हैं, जैसे इजिप्ट, बुर्किना फासो, माली, नाइजर में किए हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस की बात की जाए लीबिया में, सूडान में, वहाँ पर जो है अब वो आर्म्ड फोर्सेस है, जैसा कि हमने देखा सूडान में वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स और आर्म्ड फोर्सेस आपस में ही लड़े, मतलब आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स आपस में ही सुपरमेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन जो है ज़्यादा ताकतवर है और किसके हाथ में सत्ता की पावर होगी। इस वजह से देखा जाए तो वहाँ पर एक्चुअल में अब जो लड़ाई हो रही है वो बहुत ही स्ट्रांग स्तर पर पहुंच गई है और देयर टॉप ब्रास डू नॉट लैक पॉलिटिकल एम्बिशंस। अब यहाँ पर देखा जाए कि जो वहाँ पर जो सरकारें हैं एक्चुअल वहाँ पर जो इस्लामिस्ट हैं या ट्राइबलिस्ट हैं, जो ट्राइबल ग्रुप हैं, इस्लामिक ग्रुप हैं, वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो जो है पूरा कब्जा कर ले रहे हैं। वो उनकी मिलिट्री पर कब्जा हो जा रही है, फिर वो देश पर कब्जा कर रहे हैं और वहाँ की सरकारें कुछ कर नहीं पा रही हैं। इसके पीछे के कारण ये भी है वहाँ के जो नेशन की स्पेसिफिक नेशन सिचुएशन है और साथ ही साथ जो है कुछ कॉम्प्लेक्स रीजन है, इस वजह से वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टर्मोइल देखने को मिल रहा है। अफ्रीका में जनरल्स की पावर, सेना की पावर इतनी बढ़ रही है कि अभी जो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट ECOWAS ने रिसेंटली जो है जो मिलिट्री ग्रुप वहाँ नाइजर जुंटा है उनको थ्रेटन किया। तो उसके साथ ही साथ जो माली और बुर्किना फासो हैं उन दोनों की मिलिट्री जो गवर्नमेंट चल रही है उन्हें सपोज आइडियोलॉजी को, आइडिया को ही अपोज कर दिया, क्योंकि वहाँ पर खुद ही मिलिट्री का रूल चल रहा है। तो देखा जाए तो इसमें केवल अफ्रीका के देशों का या नेशनल्स का या आर्मी का ही दोष नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए इंटरनेशनली उन्हें सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही साथ जो वहाँ के देश हैं उसके पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन्हें पूरी दुनिया
जो एक्सप्लॉइट करना चाहती है। जैसे चाइना ने अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोन दे दिया है। लोन देने का मेन पीछे उसका पर्पज़ ये होता है कि लोग लोन नहीं चुका पाएंगे तो वहाँ के बहुत सारे रिसोर्सेज पर हमारा कब्जा हो जाएगा। जैसा कि श्रीलंका में उसने हम्बनटोटा जो है पोर्ट को ही 99 ईयर के लिए लीज पर ले लिया है श्रीलंका से, और दूसरे पोर्टों पर भी उसका खतरे मंडरा रहे हैं। इस तरीके से अफ्रीका के देशों का ये बहुत बड़ा खतरा है कि उनका जो है उनके ही अपने एसिड पर कंट्रोल चला जाएगा चाइना को। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ देखा जाए तो रसिया ने जो वैगनर ग्रुप है उसको वहाँ पर जो है डिप्लॉय कर देता है कि उसको सिक्योरिटी मिलेगी, साथ ही साथ उनका इकोनॉमिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब काम किया जाता है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जो अदर कॉलोनियल पीरियड है पावर हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट भी है, ये लोग वहाँ का एक्चुअल में जो इकोनॉमिक इस रिसोर्सेज हैं उन्हें लूटना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर जब यही अफ्रीकन्स यूरोप में एंट्री करते हैं तो वही यूरोप वाले कहते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है अफ्रीकन देशों से। जैसे अमेरिका कहता है मैक्सिको से, डोनाल्ड ट्रंप ने तो इतना कह दिया कि हम पूरे मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर पर एक दीवार चलाएंगे। इस दीवार चलाने के पीछे मेन कारण है कि माइग्रेशन को रोका जा सके। तो ये लोग वहाँ के प्रॉपर्टी को या सीट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, परंतु वहाँ पर अपने किसी माइग्रेशन को रोकना चाहते हैं। माइग्रेशन रुके ये सही बात है, क्योंकि हर देश की एक सोवरेन पावर है, संप्रभुता है, लेकिन उन्हें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो वहाँ से वो ज़रूर माइग्रेट करेंगे। इन सब बातों को देखा जाए, साथ ही साथ जो है 15th ब्रिक्स समिट जो है अभी साउथ अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त को संपन्न हुए। इनका थीम ही रखा गया था ब्रिक्स एंड अफ्रीका, और साथ ही साथ फिर जो है 8-9 सितंबर को 18th G20 की समिट भारत में होने वाली है। तो इसमें भी जो है ग्लोबल साउथ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा फोकस रहेगा, जिसके मेनली हमारा फोकस अफ्रीका पर भी रहेगा। इसी के साथ साथ देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की भी असेंबली जो है इस समय चल रही क्रम में है, वो भी वहाँ पर काम करेगा। तो वहाँ पर भी कुछ अफ्रीका के लिए काम होने वाले हैं। लेकिन इन सब में देखा जाए तो भारत का क्या रोल है और भारत का जो है अफ्रीका से रिलेशन कैसे हैं, किस तरीके से अपने टाई को हम रोबस्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया और अफ्रीका का जो टाई है बहुत ज़्यादा डीप डाइवर्स है और हारमोनियस नेचर रहे हैं। महात्मा गांधी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया। साथ ही साथ देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेज जो होती हैं उसमें अफ्रीका में लगाई गई, तो उसमें सबसे बड़ा जो है सेना की टुकड़ी भारत से ही जाती है, और भारत जो है इस क्रम में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। अफ्रीका के साथ अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को देखा जाए तो हमारे जो है वहाँ पर इम्पोर्ट हम अफ्रीका से बहुत कम करते हैं, फिर भी हमारे जो है अफ्रीका के जो टोटल ट्रेड है वो 98 बिलियन US$ तक पहुँच गया है। तो इसको जो है एग्रीकल्चर और ऑयल वाले पोर्शन है उसी क्रम में है। और इंडिया के इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो भारत जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली हमारे एजुकेशन सेक्टर में। जैसा कि हमने देखा अभी एक IIT की स्थापना अफ्रीका में की गई है। इसके अलावा हेल्थ केयर, टेलीकॉम, IT इंडस्ट्री में भी है। और जैसे देखा एयरटेल जो कि भारतीय कंपनी है उसने अफ्रीका में अपने बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में पैसा लगाया। जैसा कि एयरटेल भारत में कहता है कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, एक्चुअल में वो बहुत सारा पैसा अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो जो महिंद्रा ट्रैक्टर है, महिंद्रा ट्रैक्टर जो है भारत से हर साल 80,000 ट्रैक्टर तो अफ्रीका को एक्सपोर्ट करता है। यानी इंडियन जो है टेलीकॉम और मशीनरी, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर जो उपकरण हैं ये साथ साथ एजुकेशन, कल्चर वगैरह वहाँ पर एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। भारत जो है अफ्रीका में 5th लार्जेस्ट जो इन्वेस्टर है, यानी भारत ने कुल जो है 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, और भारत ने कुल जो है अफ्रीकन कंट्रियों को 12.37 बिलियन US$, 12.37 जो बिलियन US$ का लोन भी कंसेशनल लोन है, यानी बहुत कम इंटरेस्ट, माइन्यूट इंटरेस्ट पर रखा गया है। और भारत ने करीब 197 प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किए और 42,000 बच्चों को 2015 से अब तक उन्हें स्कॉलरशिप भी भारत सरकार ने दिया है। यानी भारत सरकार ने देखा जाए तो अफ्रीका से अपने टाई को काफ़ी ज़्यादा जो है इन्हांस किया है, उन्हें मजबूत कर रहा है। और अफ्रीका की बात की जाए तो भारत के वहाँ पर बहुत सारे इंडियन ओरिजिन पीपल वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर तो हम देखते हैं कि अब राष्ट्रपति भी बनना शुरू कर दिए, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इतने सालों से रह रहे हैं, उनकी कई पीढ़ी आ गई है, वो पूरी तरीके से अफ्रीकन नेशनल्स हो गए हैं। अब वहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद तक
पहुंच रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए जो भारत ने G20 की समिट हो रही है उसको भारत होस्ट कर रहा है, इसको एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। और जो लाइक माइंडेड G20 के पार्टनर हो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में, वो क्या कर सकते हैं, एक प्लेटफार्म के रूप में विकसित कर सकते हैं जहां पर सभी राज्यों की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उनके सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रेस किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें भी ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी जाकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी देश, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, क्योंकि कभी भी वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी बदली पूरा उनका इन्वेस्टमेंट चौपट हो जाएगा। जैसा कि श्रीलंका ने भारत के साथ ऐसा कि भारत और जापान का जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट था उसने एक झटके में हटा दिया और फाइनली उसने ये कहा कि हमारे देश की जनता विरोध कर रही है क्योंकि वहाँ पर उनको रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। इस तरीके से झूठ बोल करके वहाँ पर ये सिचुएशन आ सकती है। कोई भी देश जब तक वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसके अलावा भारत सरकार जो है, हम जानते हैं रुपे कार्ड भारत सरकार भूटान, सिंगापुर, UAE हर देशों में फैला रहा है। तो भारत सरकार इसमें एक काम और कर सकता है कि बहुत अच्छे इनोवेटिव अप्रोच करे और जनधन जो जैम है, जनधन आधार मोबाइल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम से उनको इन्हांस करें और उन्हें भी कुछ ये अप्रोच करने के लिए दे कि वे इस प्लान अप्लाई करें, साथ साथ भारत सरकार भी कुछ योगदान करे तो हमारे रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। वैसे भारत सरकार ने रुपे के माध्यम से UPI जो रुपे कार्ड है उसके माध्यम से सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं और ये हमारा कार्ड जो है धीरे धीरे इंटरनेशनल हो रहा है। इसके वजह से इसका एक जो सबसे बड़ा इपिटोम है, सिंबल है कि हमारे रुपे कार्ड की जो वैल्यू बढ़ रही है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड जो कि वर्ल्ड पर जो है कब्जा कर देते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, उनको टेंशन बढ़ गई है। उनके टेंशन को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि हमारा रुपे कार्ड अच्छे दिशा में चल रहा है। तो ये थे सेकंड आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल है हमारे पास ड्राइवन टू टीयर्स। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया के हर डेमोक्रेसी में एक चीज़ कॉमन है, वो है महंगाई और भ्रष्टाचार। तो डेमोक्रेसी से दो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं की जा सकती हैं, चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कितने भी झूठे वादे कर ले, महंगाई और करप्शन। तो करप्शन और महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकते हैं, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में जो है इस आर्टिकल में कहा गया ड्राइवन टू टीयर्स ट्रेड कर्व ऑन फार्म प्रोड्यूस बिल स्टार्ट शोइंग प्रेफरेंस। यानी अगर सरकार ट्रेड पर ही कर्व लगा देगी तो जो लोग सोइंग प्रेफरेंस कर रहे हैं, जो बो रहे हैं फसल, उसमें ही समस्या आ जाएगी। और देखा जाए तो इसके पीछे जो है अभी देखा जाए जस्ट रिसेंट में सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% का बैन लगा दिया है, 40% का लेवी लगा दिया है ओनियन एक्सपोर्ट पर। उसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल लिखा गया है। और साथ ही साथ इसमें कहा गया कि कंज्यूमर फूड प्राइस जो है जुलाई महीने में 11.5% बढ़ा है और लगभग संभावना है कि तीसरी बार सबसे हाईएस्ट है 2014 से। तो हम यहाँ देखते हैं कि सरकार ने 40% एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है प्याज पर और ये 31 दिसंबर तक चलेगा। इसके पहले देखा जाए तो सरकार ने नॉन बासमती राइस पर भी एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था जुलाई में। और साथ ही साथ जो पल्स हैं, वीट हैं, दाल और गेहूं पर एक स्टॉक लिमिट फिक्स कर दिया है, उससे ज़्यादा कोई स्टॉक लिमिट नहीं रख सकता है। जैसे नॉन बासमती राइस पर स्टॉक पर जो है सरकार ने एक्सपोर्ट पर रोक लगाया, अमेरिका में इसका बहुत बड़ा असर देखना पड़ा, जो कि बहुत डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ के मॉल वगैरह में अनाजों के लोग खरीदारी अचानक में बढ़ा दिए क्योंकि फ्यूचर में कहीं और ज़्यादा अनाज बढ़ न जाए। तो ओनियन एक्सपोर्ट which grew 65% last year accounted for 8% of the total domestic production। तो ओनियन पर तो सरकार ने लगा दिया, लेकिन ओनियन देखा जाए प्याज जो भारत का टोटल प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चरल फील्ड से, उसमें 8% सरकार का डोमेस्टिक प्रोडक्शन ओनियन से ही आता है। और पिछले साल तो 65% तक हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ था। तो इस तरीके से देखता है जैसे कि सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, जैसे टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े गए, इसलिए सरकार ने जो है कहा कि हम महंगाई को रोकने के लिए और साथ ही साथ किसानों को फ़ायदा हो, उनको घाटा ना हो, सरकार ने कहा कि हम बफर स्टॉक बनाएंगे। इसके लिए सरकार जो क्या करेगी, खुद ओनियन को, प्याज को खरीद रही है और जिससे कि मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर रहे और महंगाई न बढ़े। लेकिन इस क्रम में जो है महाराष्ट्र में नासिक, जो कि एशिया का सबसे बड़ा
ओनियन ट्रेडिंग हब है। ये करंट अफेयर की चीज़ है कि सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा ओनियन प्याज का हब कौन सा है, तो नासिक है। वहाँ पर व्यापारियों ने विरोध किए हैं। एक दूसरा करंट अफेयर जीएस का पार्ट है कि महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडिया ओनियन सप्लाई। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 60% जो है प्याज का उत्पादन और उनको उत्पादन जो है यही दो राज्य करते हैं। अब इसके अलावा एक समस्या ये दिखती है कि इन दोनों राज्यों में शुरुआत में तो खूब बारिश हुआ इस साल, लेकिन बाद के समय में अब बारिश नहीं हो रही। जुलाई में खूब बारिश हुई, अगस्त में नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बारिश का कुछ जो है कन्फर्म नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं मानसून क्या है, अनसर्टेन इरेगुलर है। यानी मानसून क्या है, अनसर्टेनिटी भी इरेगुलर भी है। अनसर्टेनिटी का मतलब कब बारिश होगी पता नहीं, इरेगुलर मतलब कब कितनी बारिश होगी तो लगातार होने लगेगी, और अचानक मानसून ब्रेक आएगा तो मानसून ब्रेक 1 हफ्ते का होगा, 10 दिन का होगा, 15 दिन का होगा या 1 महीने का होगा, ये भी किसी को नहीं पता। तो ये मानसून जो अनसर्टेन और इरेगुलर है, उसी की वजह से अब यहाँ पर प्याज के प्रोडक्शन पर जो ट्यूबर, इन्हें हम ट्यूबर भी कहते हैं, जो नलिका या पाइप वाले फसल होते हैं, तो इनमें जो है मॉइस्चर को लेकर के भी जो खरीफ फसलें हैं इन्हें समस्या आ सकती है। सरकार ने जो है प्राइस कंट्रोल रहे, इसके लिए सरकार ने भी कहा कि हम जो है ओनियन को, प्याज को जो है खरीद रहे हैं, और जो है हिस्टोरिक प्राइस पर सरकार ने कहा खरीदा 2410 रुपये, 2410 रुपये पर क्विंटल के सरकार हिसाब से सरकार ने खरीदा है। ये बात बताया है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने, जिससे कि वहाँ पर पूरे देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरीके से देखा जाए, लेकिन एक कंसर्न वाली बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट कहती है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट पर सरकार बैन लगाती है तो भी एक टेंडेंसी हमको देखी जाएगी, स्कार्सिटी फैक्टर हो सकता है कि लोग जो है स्कार्सिटी क्रिएट कर देंगे और लोगों के मन में भी भावना आ जाएगी कि देश में स्कार्सिटी है, प्याज की, टमाटर की कमी है, तभी तो सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। क्योंकि अगर देश में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती तो सरकार एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाता। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना संभव नहीं दिखता है। तो अब सरकार की जो है सिंपल एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हमें एक ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिससे कि जो उत्पादक हैं, किसान हैं, उनको कोई डर ना हो, और वो जो है कि हमारे फ्यूचर में दाम नहीं है। क्योंकि इसी साल प्याज पर सरकार इस समय पाबंदी लगा रही है, कर कर रही है, लेकिन जब प्याज का प्रोडक्शन मई महीने में हुआ तो उस समय 2 रुपये किलो उसी नासिक में बिक रहे थे। किसान जो है मर रहा था। 65,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा आने के बाद 35,000 रुपये लोग कमा रहे थे। लोन लेकर के लोग प्याज लगाए और उनके 30,000 रुपये उनके पर एकड़ में घाटा हुआ है। तो ये कृषि घाटे का सौदा है, तो सरकार को इसमें ध्यान रखनी चाहिए, अदरवाइज ये वो समस्या बन सकता है। लेकिन सरकार ने इसमें कहा गया है कि सरकार ने जो है टमाटर को नेपाल से इंपोर्ट कर लिया, जिससे कि प्राइस हमारे घट गए, और एक्चुअल में देखा है ट्रिपल डिजिट 200-300 रुपये किलो पहुंच गए थे। तो वो ट्रिपल डिजिट में जाने से बचे हैं, और इससे क्या हो, फ़ायदा हुआ। लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको एक जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए वेजिटेबल के रेफरेंस में, कि क्या हम टमाटर को नेपाल से, प्याज को जो है अगर आवश्यकता पड़ने पर टर्की या इजिप्ट से, क्योंकि इससे पहले सरकार ने टर्की और इजिप्ट से इंपोर्ट किया था जब प्याज बहुत महंगे हो गए थे। अब की बार उसने नेपाल से इंपोर्ट किया है, जिसके लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट होगा, और साथ ही साथ ये पॉलिसी लेवल पर स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे कि किसान किस फसल को किस मात्रा में बोएंगे उससे डिसाइड हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल है बैक सीट ड्राइविंग, द मिलिट्री स्टिल विल्ड्स एन आउटसाइड इन्फ्लुएंस इन थाईलैंड। तो थाईलैंड के न्यूज इसमें है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इससे जनरल पर्सपेक्टिव में ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर कहीं पर किसी को इंटरफेरेंस करने का मौका मिलेगा तो इंटरफेरेंस ज़रूर करेगा। भारत में डेमोक्रेसी जो है बहुत पहले आ गई, और दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम हैं। लेकिन एशिया की बात की जाए तो जापान, थाईलैंड, भूटान ऐसे देश हैं, साथ ही साथ एशिया के पश्चिम एशिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आज भी मोनार्की सिस्टम चलती है। तो थाईलैंड में मोनार्की सिस्टम चलती है, साथ ही साथ वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है, जैसे कि भूटान में है। लेकिन वहाँ पर एक्चुअल में जो मिलिट्री है वो मॉनेटरी यानी रॉयल से सपोर्ट में, सरकार राजा के सपोर्ट में वो क्या करती है, डेमोक्रेसी को खतरे में ले जाती है। और यही आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से जो वहाँ पर नए
प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके लिए किस तरीके से खतरे हैं, क्योंकि आर्मी के पास एक्चुअल में बैक सीट से कंट्रोल करने की पावर है। तो आर्मी वहाँ पर हमेशा, और पिछले 2-3 दशकों में देखा जाए करीब करीब 10-12 बार वहाँ पर तख्तापलट हुए हैं, और सेना कहने लगती है कि यहाँ पर राजा का शासन है, राजा का शासन है, डेमोक्रेसी समाप्त हो जाती है। उनका एक मेन कहना है कि डेमोक्रेसी में व्यवस्था सही से नहीं चल रही। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि अगर मिलिट्री को पावर मिलेगी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूट को पावर मिलेगी, तो वो इसी तरीके के सिचुएशन जनरेट करेंगे, जैसा कि पाकिस्तान में हम देखते हैं, जैसा कि थाईलैंड में हो रहा है, या जैसा कि अन्य देशों में देख सकते हैं, जैसे कि लेबनान में, या साथ ही साथ देते हैं पश्चिम एशिया में जो गल्फ़ कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री, वहाँ पर भी राजशाही शासन चलते हैं। कुछ लोग हैं जैसे कि वहाँ पर इलेक्शन करवाते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन उनके इलेक्शन भी जो है बहुत ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं दिखते हैं। इसके पीछे कारण है कि वो पूरे दुनिया को डेमोक्रेटिक दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो पूरा कंट्रोल अपने ऊपर ही रखना चाहते हैं। तो ये था आज के द हिंदू का एडिटोरियल। तो इसके करंट अफेयर सेक्शन को जो न्यूज़ हैं, अन्य न्यूज़ हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम इस वीडियो को और कंटिन्यू करते रहें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें और फॉरवर्ड भी करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।